इधर ऑक्सीजन की कमी और ये सब चीज़ें जब आई तो कलेक्टर सर ने एक वो कहा कि यहाँ ज़िले में ना केसेस बढ़ने लगे थे। तो उस समय पर जिला प्रशासन का हमारा जो मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, वहाँ पर इतनी बेड की मतलब अवेलेबिलिटी नहीं थी। उस अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से मतलब ज़िले में जो मतलब केसेस बढ़ने लगे थे, उसको देखते हुए सर ने क्या करे, तो हमारा आशाग्राम का एक 100 बेड हॉस्पिटल है। तो हम लोगों ने आशाग्राम सर ने मतलब प्रशासन के को सहयोग करने की दृष्टि से हम लोगों ने आशाग्राम का 100 बेड हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर के रूप में मतलब बदला। और उसके बाद में हमारे पास में एक DDRC का एक नया भवन और बना था, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर का। वहाँ पर भी 100 बेड लगा। इस प्रकार से आशाग्राम में करीब 200 बेड का कोविड केयर सेंटर संचालित किया गया जिला प्रशासन के सहयोग से। जब संचालित किया गया तो उसमें सर काफ़ी पेशेंट यहाँ डाइवर्ट हो गए। प्राइवेट हॉस्पिटल जो थे, जो मनमाना फीस ले रहे थे, मतलब ट्रीटमेंट में भी, दवाई गोलियों में भी, उसमें सर अंकुश लगा पाए, क्योंकि सर के पास अपनी एक खुद की यहाँ पर एक ज़्यादा से ज़्यादा बेड प्रोवाइड करने की और ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करने की अवेलेबिलिटी यहाँ हो गई थी। तो फिर उन लोगों के द्वारा जो बहुत ज़्यादा फीस लिया जा रहा था और मेडिसिन के चार्जेस लिए जा रहे थे, उस पर अंकुश लगाकर सबसे पहले सर ने जिले में एक रेट लिस्ट तैयार कर दी सर ने कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ यही चार्जेस उन कोविड पेशेंटों से लिएंगे, क्योंकि उसमें सर बहुत सारे गरीब थे, बहुत सारे इस कंडीशन में थे कि चार्ज पे नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले सर के सबसे अनुकरणीय जो किया जा सकता है प्रयास कि यही था कि सब पे अंकुश लगाया गया प्राइवेट हॉस्पिटल से, जिसकी वजह से सभी लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला और हम लोग जिले में कोविड को बहुत जल्दी कंट्रोल कर पाए, और जिसका स्टेट मतलब नेशनल लेवल से भी उसकी प्रशंसा की गई सर, मतलब इस प्रोजेक्ट की। फिर जिले में वो कंट्रोल हुआ। अच्छा, उस समय पर क्या हो रहा था कि सर की चिंता ये बनी हुई थी कि यार किस तरीके से जिले में यार कोविड को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये इतना बड़ी खतरनाक स्थिति हो गई थी। तो सर यहाँ विजिट करने आते थे, सर को हमने फिर बताया, मतलब सर जैसे बोले यार PRO सर जो थे हमारे पहले जिला सर हनुमान जी के पास चले, और उनके पास चल कर सचिन सर ने, दुबे सर ने, कि सर हमेशा यहाँ पर सर हर काम होता रहा है इनके उससे, और वैसे भी सर संकट मोचन है, तो एक बार उनके पास सर के दर्शन करते, तो सर ने फिर यहाँ पर आके सर मतलब हनुमान जी के दर्शन करे बाकायदा, और उनको कहा कि सर अगर कुछ हो जाता, मतलब प्रभु यहाँ कुछ हो जाता है, ये कंट्रोल हो जाता है ये वाली स्थिति, तो जरूर हम यहाँ के लिए कुछ करेंगे। ये वाली एक छोटी सी स्टोरी थी। फिर वाकई में उस महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर 0 हो चुका था हमारा कोविड। हाँ, 0 हो गया था। 0 होने की वजह से फिर सर ने फिर यहाँ पर सोचा कि नहीं यार यहाँ अच्छा काम हुआ है, तो बोले हम यहाँ कुछ, और लोकेशन भी बहुत अच्छा था पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ पर कुछ अपडेट करते हैं। तब जाकर हरियाली अमावस वाले दिन महोत्सव जो मनाते हैं 8 अगस्त के दिन, उस दिन हम लोगों ने एक साथ 30,000 पौधे यहाँ पर स्थापित किए। इसमें 15,000 तो फलदार पौधे रहे, 15 से 20,000 फलदार और अपने छायादार पौधे, और बाकी चारों तरफ उसके प्रोटेक्शन के लिए बांस के वो डेनिश में बागड़ लगाई गई, ताकि वो बड़े हो तो प्रोटेक्शन क्रिएट करे चारों तरफ इस उसको। फिर हम लोगों ने बोला कि पौधे तो लगा दिए, लोगों का रुझाव, लोग भी आए, मानस भी यहाँ पर आके जुड़े, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसको एक टूरिज्म मतलब पर्यावरण के पर्यटक की दृष्टि से इसको डेवलप किया जाए। तब जाके फिर सबसे पहले हम लोगों ने आदि योगी सर ने, मतलब सजेशन के साथ में आदि योगी की मूर्ति को स्थापित किया, और नीचे फिर एक सेव द ट्री का अपने वो एक फ्लावर वैली का हमने डेवलप किया। अब फ्लावर वैली इसलिए कि हम चाहते हैं कि 12 महीने यहाँ कोई ना कोई फ्लावर यहाँ पर चलता रहे, लोगों का अट्रैक्शन बढ़े। तो फ्लावर वैली, उसमें सेव द अर्थ का एक स्टेचू बनाया, ये वाला स्टेचू बनाया, उस पर चिल्ड्रंस पार्क बनाया। चिल्ड्रन पार्क के पास में वहाँ से आपने देखा होगा एक झोपड़ी हट बनी हुई है जी, वो सनसेट पॉइंट है। अच्छा, उस वहाँ से क्या होता है कि सर आप देखेंगे नर्मदा बाकायदा दिखता है, तो सनसेट होते हुए बहुत अच्छा एकदम दृश्य होता है। इस तरफ ये एक झोपड़ी बनाई, यहाँ से सनराइज होती हुई दिखती है इस हट से। तो ऐसे अलग अलग लोकेशन क्रिएट करें। फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा, सब लोग अपना अपना सहयोग वो सजेशन देते रहे, और पूरा का पूरा है ना जन सहयोग से हुआ सर। प्रशासन का एक पैसा नहीं लगा है, संस्था का एक पैसा नहीं लगा है, सभी लोग यहाँ के मतलब जितने भी व्यक्ति थे, सब लोगों ने अपनी अपनी लोगों द्वारा इसको डेवलप किया गया, इच्छा प्रकट करके, किसी ने 10 डंपर मिट्टी, किसी ने कंस्ट्रक्शन का पैसा, किसी ने उस कंस्ट्रक्शन का पैसा, ऐसा देकर सब लोगों ने कुछ मटेरियल प्रोवाइड करके जन सहयोग से ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा उदाहरण कि इतना बड़ा मतलब टूरिज्म पॉइंट हम लोगों ने जन सहयोग से पूरा डेवलप किया। तो आ जाए कोई
आशाग्राम ट्रस्ट एनजीओ है हमारा कि 1983 में कुष्ठ पुनर्वास की दृष्टि से इसकी मतलब स्थापना की गई थी यहाँ पर। तो उस समय पर क्या होता था, जिले में बहुत सारे कुष्ठ रोगी ऐसे थे जिन्हें कोढ़ी कहा जाता था। वो जगह जगह भिक्षावृत्ति करते हुए घूमते थे। पर उस समय पर एक है ना मतलब अंधविश्वास ये था कि बोले कोढ़ी है, इनकी बीमारी हमको लग जाएगी। तो उस समय पर क्या किया जाता था, इन लोगों को कोई घर के आसपास तो कॉलोनी में भी भटकने नहीं देते थे, गाँव गलियों में कहीं पर भी। और इवन इतना अंधविश्वास था कि जंगलों में ले जाकर कहीं दूर ले जाके इनको जला देते थे, आग लगा देते थे। तो उस समय पर जब उस समय पहले की बात है, जब ये बड़वानी रियासत हुआ करती थी तो उसके महाराज जो थे तो उन्होंने राजघाट रोड पे कोढ़ी बंगला स्थापित किया था। उस कोढ़ी बंगले में ले जाके इन सब लोगों को वहाँ पर रखा था और उनकी ट्रीटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। फिर 1983 में यहाँ पर जो एसडीएम पदस्थ हुए थे एसडीएम सर, तो उन्होंने फिर यहाँ पर एक इन लोगों को दृष्टिकोण मतलब रखते हुए यहाँ आशाग्राम ट्रस्ट की स्थापना करी। यहाँ पर इन लोगों के लिए 100 बेडेड एक हॉस्पिटल का निर्माण किया। उस समय 10 बेड से स्टार्ट हुआ था और इन लोगों का उपचार निःशुल्क यहाँ पर करके और इन लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था मुहैया करवाई थी इन लोगों के। तो ये जो कुटीर उसी का उदाहरण है, कुटीर के रूप में ये लोग रहते हैं। इनको आज ये लोग है ना करीब 80 से 90 कुष्ठ रोगी हैं और इनका पूरा परिवार मिला के 400 के एबोव ये लोगों का पूरा गांव बसा हुआ है जी। और अब ये लोग पूरी तरह क्योर्ड हो चुके हैं जी, कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके हैं। पर वो जो उसके बाद में डिफॉर्मिटी आती है वो डिफॉर्मिटी में हैजिटेस अवेलेबल है। इनके बच्चे, इनकी फैमिली में जो है अब वो एक अच्छे पोजीशन पे सब लोग, काफ़ी लोग मतलब वो पहुंच चुके। कोई इंजीनियर है, किसी की खुद की ट्रेवल एजेंसी है, कोई पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है। वो एक यहाँ से सिलेक्ट होके MPPSC से ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में भी इनकी बच्ची एक सिलेक्शन हुआ इन लोगों का। तो इस प्रकार से ये लोग अब पूरी तरीके से रिहेबिलिटेट हो चुके हैं। पर अब ये ऐसा था कि बड़वानी जिला ही ऐसा होगा जहाँ पे कुष्ठ रोगियों के लिए सेवा भाव किया गया। बिल्कुल में भी एक हर्षनगर स्थापित, पर वहाँ पर इतने अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है सर। यहाँ पर बाकी हम लोगों की मतलब नज़र में और हम लोगों के मतलब केयर टेकर जो काफ़ी हम लोग रहे जी। यहाँ पर क्या है कि सर एक प्रोजेक्ट है सामाजिक न्याय विभाग का, कुष्ठ एवं निःशक्त कल्याण योजना। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पर एक ये स्थापित किया स्पेशली यहाँ के लिए। और यहाँ पर 22 से 23 पद सेंक्शन किए गए संविदा वाले, जिसमें हम संविदा और कलेक्टर वाले, जिसमें हम लोग एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर और उनके लिए वर्क करते हैं ऐसा। अब क्या है कि सर उसके बाद ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है। मैं बता देता हूँ, ये मेरा आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है। पहले मैं थोड़ा विजिट करवा देता हूँ इसकी। बेटा 2 मिनट है ना, आप जब तक चाय का बोल दो। ये हमारा हॉस्पिटल आशाग्राम का रिसेप्शन है, काउंटर है सर। ये आशाग्राम में पहले आशाग्राम का था आर्टिफिशियल में आशा कृत्रिम एवं प्रत्यंगशाला। बाद में 2009 से सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित हुए हर जिले में। तो उसके अंतर्गत आशाग्राम को संचालित करने के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालित करने का वो मतलब दिया गया है। तो आशाग्राम का ये समग्र प्रकार की विकलांगता, जितने भी प्रकार की विकलांगता होती है उन सब विकलांगता पे काम करते हैं, जिसमें मानसिक रोगी जो होते हैं, स्पीच वाले जो होते हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते हैं, और दृष्टिबाधित उन लोगों के लिए स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड होता है। तो उन लोगों के पदे होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशलिस्टों के साथ में यहाँ पर उनकी मतलब स्पीच थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, विशेष शिक्षा। उसके साथ में फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए है कार्यशाला है हमारी, वर्कशॉप है, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ में सपोर्टिंग डिवाइस बनाते हैं। मैं खुद मणिराम नायडू हूँ और यहाँ पर ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट की पोस्ट पे ही वर्क कर रहा हूँ सर। मैं यहाँ आर्टिफिशियल लिम्स मेकिंग का काम करता हूँ। ऐसे सपोर्टिंग डिवाइस जो छोटे से बच्चे से लेकर मतलब 1 महीने के बच्चे से लेकर किसी भी एज तक के जो एडल्ट होते हैं, एजेड जो बुजुर्ग होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उन लोगों के लिए शारीरिक तौर पे किसी भी प्रकार की कोई डिफॉर्मिटी आने पर उनको करेक्शन करने से लेकर उनको सुधार करने तक का जो भी काम होता है वो मैं यहाँ पर इस उपकरणों के माध्यम से करता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे ये कैलिपर कहा जाता है, इसे मतलब KFO कहा जाता है। बच्ची है जो इस एक पैर पे लोड लेकर मतलब पैरों पे लोड लेकर नहीं चल सकती है, छोटी बच्ची है, पर पैर में किसी वजह से उसके एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है और उस पर लोड लेकर नहीं चल पाती है। तो इस डिवाइस के माध्यम से उस बच्चे को खड़ा करना, ये दोनों बार से उसका वेट डाइवर्ट होकर उसके हिप से लेकर वेट डाइवर्ट होकर फ्लोर पे आ जाता है और वो कहीं ना कहीं खड़ी होकर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके फिर धीरे चल पाएगी वहाँ पे।
तो ऐसे बहुत सारे उपकरण होते हैं, तो छोटे वाले ये वाले उपकरण होते हैं, ये AFO। किसी के पंजे में तिरछापन होता है, बच्चे कई बार कुछ जन्मजात ऐसी विकृति होती है कि पैदा होने पर बच्चों का पैर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, पंजा तिरछा रहता है, तो उसको करेक्शन करने के लिए इस टाइप के AFO और बहुत सारे करेक्टिव शूज़ भी बना के दिए जाते हैं हमारे द्वारा। नकली हाथ, नकली पैर, ये सब चीज़ें बना के दी जाती हैं, सामने पोस्टर में लगे, और वो भी निःशुल्क सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिला प्रशासन जो मतलब जो सॉरी एक भारत सरकार की योजना है ADB के अंतर्गत, उसमें हम लोग 4 से 5 तरह के डॉक्यूमेंट लेते हैं, आधार कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, गरीब रेखा का राशन कार्ड, समग्र आईडी और फोटोग्राफ, ये सारे लेकर फिर हम लोग निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। किसी को पेड़ लगा है, किसी को भैया साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, छड़ी, ये सारी चीज़ें हम निःशुल्क यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। नकली हाथ, नकली पेड़ लगा के देना, तो ये यहाँ पर इस कार्यशाला के माध्यम से हम लोग ये करना। तो काफ़ी जिले के जितने एक्चुअली क्या है सर, ये ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट में मैक्सिमम लोग है ना लेबर क्लास है। लेबर क्लास होने की वजह से इन लोगों में जब गर्भ में कोई बच्चा होता है तो वो जो पोषण की जो हम लोग वो देते हैं वो जागरूकता कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, फिर भी कई लोग है ना ध्यान नहीं देते, तो उस समय पर माता को प्रॉपर पोषण आहार ना मिलने की वजह से बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत सारी विकृतियों के साथ में जन्म लेता है। एक कारण वो भी होता है, कुछ घर में बच्चा होने की वजह से कोई एक्सीडेंट या कोई दूसरी चीज़, लेबर क्लास क्या करती है सर कि लेडीज़ भी पीती है, ड्रिंक करती है, 7 दिन पर मेहनत करके आए, शाम का है तो ड्रिंक करके फिर उनका खाना पीना वो सब चलता है, तो वो उनका एक कल्चर में है, तो वो लोग है ना फिर उसकी वजह से भी बच्चों में विकृति आ जाती है, गर्भवती महिलाओं में। उसके बाद कुछ एक्सीडेंटल कोई चीज़ें हो जाती है, उसकी वजह से जन्म के बाद किसी रीज़न से बच्चों में कोई ना कोई विकृति आती है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मतलब डिसेबल्ड लोगों की जो संख्या है ज़्यादा होने की वजह से हम लोग उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास में एक मानसिक रोगों का एक छात्रावास भी था, जिसमें 50 बच्चे हम लोग निःशुल्क शिक्षा विभाग के अंतर्गत CWSN छात्रावास होता है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले, उन बच्चों को रखकर उनको यहीं खाना पीना और स्टडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वो छात्रावास भी हमारे पास उपलब्ध है। एक मानसिक अभी एक आश्रय भी बना, मैं आपको विजिट करवा दूंगा, जिसमें मानसिक जो निराश्रित वो मनोरोगी होते हैं, सड़कों पे घूमते हैं सर, पागल और कपड़े वपड़े नहीं रहते ऐसे ही घूमते हैं, तो उन लोगों को लाकर उनको मिला जुलाकर उनको पूरी तरीके से एक सामान्य व्यक्ति की तरह तैयार कर फिर उनका ट्रीटमेंट करवाकर और नॉर्मल रोज़मर्रा की चीज़ों में उनको जोड़कर उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, जैसे गार्डनिंग हो गया, पूजा पाठ हो गई, दूसरी सारी चीज़ों को जोड़कर उन लोगों को उनका माइंड डाइवर्ट करके उनका रिहेबिलिटेशन करने का मदद होगा। तभी 6 से 7 हमारे पास में वो मनोरोगी भी यहाँ पर आपको विजिट करते हैं। तो GNM नर्सिंग कॉलेज प्रोवाइड करी हम लोगों ने जो नॉमिनल फीस के साथ में, और हम लोग यहाँ पर हमारे 60 बच्चों के 120 बच्चों के हमारे वो हैं यहाँ पर क्लासेस चलती है, तो GNM नर्सिंग कोर्सेज भी करवाते हैं, तो उसकी क्लास वहाँ लगती है, ऊपर भी है कॉलेज। ये हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल जो मैंने आपको बताया कोविड के दौरान भी बहुत अच्छी तरीके से चला, और अभी सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है। शहर के जाने मैंने सभी डॉक्टर्स मैक्सिमम स्पेशलिस्ट यहाँ जुड़े हुए हैं, और हम लोग है ना 99.9% यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आयुष्मान में ही ट्रीटमेंट दें। पैसा लेना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। हम जब पेशेंट कोई आता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको आयुष्मान में सबसे पहले फैसिलिटी प्रोवाइड करें। आयुष्मान के बाद में जब किसी वजह से आयुष्मान में ना हो पाता तो जो भी नॉमिनल फीस होती है बहुत कम चार्जेस पे हम लोग यहाँ ये प्राइवेट वार्ड्स हमारे प्राइवेट वार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। प्राइवेट वार्ड में भी सर देखिए लेट बाथ है, बेड है, अंदर किचन की फैसिलिटी होती है, और मुश्किल से एक मिनट प्राइवेट वार्ड के चार्जेस क्या है? नहीं, वार्ड की चार्जेस है एक 500 रुपये, और वो जनरल के 500 रुपये में सिर्फ हम लोग फैसिलिटीज दे रहे हैं यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट वार्ड के बर्थडे के हिसाब से ऐसा। सिटी में तो जनरल के 500 रुपये चल रहे हैं, जनरल के 500 बहुत बढ़िया 500 रुपये में मतलब हम लोग है ना नर्सिंग फैसिलिटीज़ भी साथ में प्राइवेट वार्ड फैसिलिटी भी 500। मेरे हिसाब से बढ़वाई में ही हो रहा है सर, ये बढ़वाई है कि और हाइजीनिक है ये हमारे स्वच्छता का याद, स्वच्छता देखो ना, स्वच्छता बहुत अच्छी है। प्रशासन जो आपकी
और पूरी 99.9% हम लोग आयुष्मान को ही प्रोवाइड करते हैं। अमित जी ये पीछे ग्रेनेड और सफाई और पेशेंट के फीडबैक्स ये होते हैं कि हम लोग जो मेडिकल फैसिलिटीज जो मिलती हैं, हमको ट्रीटमेंट मिलता है, उससे तो हम ठीक होते हैं, पर काफ़ी मायने में हम लोगों के यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी हमें ठीक करके कर दिया सही, ये तो एकदम सही बात है। एनवायरनमेंट में ना व्यक्ति बहुत जल्दी रिकवर करता है, ये तो सही बात तो है। उसकी वजह से भी होता है। ये हमारे सफाई हो रही है, जनरल वार्ड से यहाँ पर महिला वार्ड, जैसे मेल वार्ड से अलग अलग सर्जरी वार्ड ऐसे बना रखे आयुष्मान का, तो उसमें हम लोग भी हमारे नर्सिंग स्टाफ से सब सहयोग करते हैं हमारे अच्छी तरीके से। सर इंदौर से आए हुए आपने वापस हमको मिला था तो बहुत खुश हुए। दिनेश खोलो ये थोड़ा। ठीक है, इन लोगों को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए कि ताकि मनोरोगी हैं इधर उधर वो जाए नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने ये करवा दिया। सर शहर के जाने माने एक हमारे पास में साइकेट्रिस्ट है डॉक्टर राहुल पाटीदार, मनोरोग विशेषज्ञ, वो भी निस्वार्थ भावना से हमारे साथ जुड़ गए सर यहाँ पर आकर। तो वो डेली आते हैं, उनका डेली यहाँ पर केबिन में बैठते हैं, तो पेशेंट को डेली चेकअप वगैरह करना, उनको दवाइयाँ जो भी देना है वो मुहैया करवाना और अपनी सेवा यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं राहुल पाटीदार। बहुत अच्छे डॉक्टर, सिंपल सरल स्वभाव के, बल्कि इनकी बड़वानी में ऐसे डॉक्टर जो बहुत रेयर होते हैं, इनकी बड़ी नीड होती है। इसी अभी बेसिक स्टोर तरीके से हम लोगों ने कि कम से कम 5 से 10 लोगों को हम लोग है ना अभी वो कर सके। अगर ये सक्सेस होता है प्रोजेक्ट हमारा, तो हम इसको और बिल्डिंग को फिर ऊपर बढ़ाकर आसपास बढ़ाकर इसका और पेशेंट बढ़ाकर फिर वो करेंगे। तो ये महाराष्ट्र के दुनिया के हैं, इनका नाम वगैरह पता चलता है। क्या नाम क्या आपका? विनायक दादा ले जाओ ले चले नाव काय तुमचं नाव सांगा. ले जाओ नाही नाव काय नाव तुमचं नाव आपका राम नाम जपना कोणचं गाव तुमचं गावाचं नाव कोणचं आहे विनायक गावाचं नाव काय धुळं नाव काय तुमचं विनायक नाम पता है और थोड़ा एड्रेस में हम कंफ्यूज हो रहे कि जाके अपन छोड़ेंगे क्या एड्रेस पूरा पता चल जाएगा तो अपन वहाँ जाके छोड़ाएंगे. हाँ? क्या नाम है? कोयत्या? आपका नाम क्या है नाम क्या है आपका हाँ असलम भाई और तुम्हारा नाम? अभी तो नहीं पता. ये है लोकल का ही पर इसको पूरे गांव के नाम पता है. हाँ. साले बारसूर गंगावल जो माधव पागल घूमता था उसका नाम भी उसको पता है. पता है. हाँ और क्रमांक 2 में मैं पढ़ा हुआ हूँ. इनसे घुमा फिरा के मैं नाम पूछ रहा हूँ. मैं भी पढ़ा हूँ तो नहीं पूछा याद करो अपन साथ में पढ़ते हैं.